Welcome students. After reading about Anne Frank, today we will read about a girl, Amanda, in a poem entitled Amanda. At first meaning for some hard words. First is hunch. Hunch means to lower down, झुकना. Next slouching, drooping, झुककर बैठना. Languid, dull, निष्क्रिय, शांत. Emerald, bright green, चमकदार हरा. Drifting, मूविंग स्लोली, धीरे धीरे चलना. पैटर्न मीन्स डिजाइन, नमूना. हस्ट मीन्स साइलेंट, शांत. ट्रैंक्विल मीन्स पीसफुल, शांत. शल्किंग, सैडनेस, उदासीनता. नैग्ड मीन्स टीज्ड, तंग किया. एंड एक्ने मीन्स पिंपल्स, मुहासे. This poem has been composed by an Australian poetess, Robin Klein. Her complete name was Robin McMock Klein. She was born on February 28, 1936 in Australia. She had written more than 20 books for children. बच्चों के लिए वो किताबें लिखती थी. Before being an established writer, she worked as tea lady, as a bookshop assistant, as a nurse, एटसेट्रा टू. वो कवियत्री बनने से पहले इन सब क्षेत्रों में भी काम करने का अनुभव रॉबिन क्लेन के पास रहा है. वैसे तो साहित्य के क्षेत्र में इन्हें कई अवार्ड्स मिले हैं. यहाँ मैं 2 अवार्ड्स की चर्चा कर रही हूँ. एक लिटरेचर बोर्ड ग्रांट फॉर राइटिंग, जो लिखने के लिए उन्हें मिला था. एंड द नेक्स्ट ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक फिल्म. This poem is about a teenager girl named as Amanda, who is being scolded by her mother to do works properly. But without giving attention on mother's words, she was always in different imaginations. अमांडा एक छोटी सी लड़की है जो कि ख्यालों की दुनिया में ही रहना पसंद करती है, जबकि उसकी माँ, जैसे सभी टीन एजर बच्चों की माँ होती हैं, वो बच्चों को सही बातें सिखाती हैं. यू वॉच इन फर्स्ट स्टेंजा. उसकी मदर, उसके पेरेंट्स, सपोज मदर ही होंगी जो ऐसा इंस्ट्रक्शन देती हैं, कहती हैं डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखूनों को नहीं काटो अमांडा. डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को नहीं झुकाओ अमांडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट डाउन स्ट्रेट, इस तरह से झुक कर बैठना बंद करो और सीधा बैठो. द नेक्स्ट स्टेंजा इज इन ब्रैकेट, इन पैरेंथेसिस. आप इस पोएम में देखेंगे कि एक स्टेंजा बिना ब्रैकेट का है तो नेक्स्ट स्टेंजा ब्रैकेट में है. जो भी स्टेंजा ब्रैकेट में है वो अमांडा की कल्पना है, इच्छा है, जो कि वो कल्पना में लाती है. और जो बिना ब्रैकेट के है उसमें उसके पेरेंट्स, या आप पोइटिस कह सकते हैं, पोइटिस के शब्द उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो अभी पहले स्टेंजा में हमने देखा कि उसके पेरेंट्स या उसकी मदर स्पेशली उसे इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि अपने कंधों को नहीं झुकाओ, तुम सीधी बैठो, नाखूनों को नहीं काटो. तो उस समय इस पर क्या रिएक्शन होता है? देयर इज़ ए लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. उस समय वो माँ की बातों पे ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि अपनी कल्पना में है कि वो काश दूर एक निष्क्रिय चमकदार हरा समुद्र फैला हुआ है और उसमें वह एक जलपरी के रूप में उन धारा के साथ शांत जगह में अकेली निवासी है वहाँ की, और आनंद के साथ समुद्र में इधर उधर घूम रही है. नेक्स्ट स्टेंजा. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा. फिर उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट करती हैं, अरे तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, अपना गृह कार्य पूरा किया है, क्या अपने कमरे को साफ़ सुथरा किया है? मुझे लगता है कि शायद मैंने तुम्हें जूते भी साफ़ करने के लिए दिया था. लेकिन अमांडा सुने तब ना, वो तो कुछ सुन ही नहीं रही थी. अभी देखिए, अब फिर ब्रैकेट शुरू होता है, उसमें वो क्या सोच रही है उस समय. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट. उस समय वो सोचती है कि मैं अनाथ हूँ, इच्छा करती है कि मैं अनाथ होती, कि मुझे कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला होता ही नहीं.
मैं अनाथ हूँ, मैं गली में घूम रही हूँ, ये सभी उसकी इच्छा है। मैं बिना बोले हुए नंगे पाँव से धूल पर तरह तरह के नमूने बना रही हूँ। ये जो साइलेंस होता है बड़ा सुलहला होता है, जबकि फ्रीडम जो होता है वो काफ़ी मधुर होता है। तो वो माँ की कोई बात नहीं सुन रही है, वो बस इच्छा कर रही है कि केवल मैं आनंद से अपनी इच्छा से अपने अनुरूप रहूं। उसकी माँ फिर उसे इंस्ट्रक्ट करती हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब एक्ने को माँ कहती हैं कि फिर उस चॉकलेट को नहीं खाओ, क्या तुम्हें अपने मुहासों का ध्यान नहीं है? क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? प्लीज़ तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बोल रही हूँ अमांडा। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि वो चॉकलेट की बात आ रही है और एक्ने मीन्स पिंपल्स की बात हो रही है। ये प्रूफ है कि वह एक टीनेजर है। टीनेजर को ही जो 13 ईयर से 19 ईयर तक की एज के बीच में ही मुहासे होते हैं। जस्ट ये स्टार्टिंग पीरियड है। तो माँ कहती हैं, क्या तुम्हें ध्यान नहीं है? चॉकलेट नहीं खाओ, तुम्हें मुहासे होते हैं ना? क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमांडा? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब अमांडा फिर से एक नई कल्पना की दुनिया में चली जाती है। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई से सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। वो कहती है कि मैं रेपुंजल हूँ, मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, मैं मीनार में जीवन बहुत शांत अकेला जीवन जीना चाहती हूँ। मैं निश्चित रूप से जो मेरे चमकीले बाल हैं उसे मैं खोना नहीं चाहूँगी। अब आपके सामने ये प्रश्न आ रहा होगा कि रेपुंजल क्या है। एक्चुअली रेपुंजल एक परी है। इसके पीछे दो कहानी है। एक कहानी है कि रेपुंजल जब छोटी थी तो उसकी माँ उसे काफ़ी इंस्ट्रक्ट करती थी, इस कारण वह एक महल में जाकर रहने चली जाती है और उसके बाल सुनहरे हैं, बाल को खिड़की से लटकाई रहती है और वहाँ शांत जीवन बिताती है। दूसरी कहानी है कि जब ये छोटी थी रेपुंजल, तो उसे एक जादूगरनी पकड़ के इसे ले जाती है और मीनार में बंद कर देती है। इसके पीले सुनहरे बाल खिड़की से लटके हुए हैं। उसी बाल के सहारे एक राजकुमार आता है और इसे बचाता है। तो उस मीनार के अंदर इसे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। तो ये भी सोचती है, काश मैं रेपुंजल होती, उस मीनार में अकेले शांत रहती जहाँ मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। And last stanza, stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. उसकी माँ परेशान हो जाती हैं क्योंकि उस पर उसकी माँ का कोई बात का असर पड़ ही नहीं रहा था। तो कहती हैं, अमांडा ये उदासीनता तुरंत तुम छोड़ दो। अमांडा तुम सदैव नीरस बनी रहती हो, कोई यही सोचेगा ना कि मैंने तुम्हें तंग किया है अमांडा। Okay, so in this way we have completed this poem. So in this poem, what is the theme of this poem? This poem has been composed by an Australian poetess, Robin Klein. In this poem, the poetess presents a mental status of a teenager girl, which is such type of mental status used to be many of teenagers. For this presentation, she has taken an example of a little teenager girl, Amanda, and she is being instructed by her mother, but always she is in her own imagination. Poetic device of this poem is metaphor. Now some important points for question answer. First is, how old do you think Amanda is? How do you know this? According to me, I think Amanda is about 13 to 14 years old. It is because she is a school going girl, because she has been asked to do her homework. Secondly, she is a teenager, as she is being instructed not to eat chocolates to have pimples, and the pimples used to be in the age of teenage. The second question, who do you think is speaking to her? I think Amanda's mother is speaking to her, because such type of instructions a mother can give her children. Next question is, 5 stanzas
2, 4 and 6 given in parentheses, brackets. I think stanzas 2, 4 and 6 are given in parentheses to represent Amanda's different imaginations or different conditions. As for example, in stanza 2, she imagines herself to be a mermaid. In stanza 4, she is an orphan, and in stanza 6, she imagines to be as Rapunzel. Next question is, who is the speaker in stanza 2, 4 and 6? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanzas 1, 3, 5 and 7? Amanda is the speaker in these stanzas 2, 4 and 6. She is speaking to herself. Here we watch that she imagines by ignoring the instructions given by her mother, and it is clear that when in stanzas 1, 3, 5 and 7 her mother is instructing her, she is not listening to her. Next question, what could Amanda do if she were a mermaid? तो इसका वर्णन आप दे सकते हैं स्टेंजा में जो हमने वर्णन दिया है उस अनुरूप. जैसे इफ अमांडा वर अ मरमेड, शी वुड हैव ब्लीसफुली ड्रिफ्टेड इन द सी, शी वुड एंजॉय द ग्रीन सी. And question number 6, is Amanda an orphan? Why does she say so? No, Amanda is not an orphan. She imagines to have an orphan so that no one would instruct her, because she wants to have a free and blissful life to go according to her imaginations. Question number 7, do you know the story of Rapunzel? Why does she want to be Rapunzel? तो Rapunzel की स्टोरी तो हमने आपको बताई है, उसको आप इंग्लिश बनाकर इसके आंसर के रूप में लिखेंगे. And Amanda wanted to be Rapunzel because she would be able to lead a peaceful life in a lonely place where there would be no one to instruct her, to scold her. What does the girl yearn for? What does this poem tell you about Amanda? Amanda yearns for the freedom and peace of life. She doesn't like to be nagged at by her mother. She wants to lead her life in her own style. So, she does not like to be instructed what to do and what not. And the last question is, read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and is moody? For the answer, you will write, I think Amanda is sulking a little but not moody at all. She gets changes in her mood after getting a number of scoldings instructions by her mother. Actually, she wants to lead a free and peaceful life by her own way, by her own style. So, she does not want to listen the instructions of her mother. So, students, by taking the help of the given guidelines, you will write all the answers of all the questions and a theme of this poem. Thanks a lot for watching this video.